बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक, चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स। इसका पार्ट जो है 20 करने जा रहे हैं। 19 पे सोचा था कि निपटा दिए जाए, लेकिन नहीं निपटा पाए, ख़राबी है सेहत की वजह से। न्यूमेरिकल्स रह गए, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पीडीएफ में मिस्टेक्स भी हैं, ये टेस्ट एडिशन है, पता है आपको। टेक्स्ट में, एक्सरसाइजेज़ में अभी इसमें काम होना बाकी है। नेक्स्ट एडिशन जो आएगा अगला साल, उसमें इंशाल्लाह इसमें तब्दीलियाँ होंगी। तो बहरहाल ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट देखना हो तो इसी वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 सारे लेक्चर्स, सारे MCQs, ERQs, CRQs, न्यूमेरिकल्स सब जो है उनकी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं कंप्लीट बुक बना के 13 के 13 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ। देखें, 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी है नॉमेनक्लेचर का, जिसमें सारे नॉमेनक्लेचर्स का मैंने एक ही टेस्ट बनाया। लगभग 2 घंटे की वीडियो वो होगी और उसमें मैंने सोल्यूशंस भी बताए हैं। तो वो भी देखिए, बार बार अटैम्प्ट कीजिए ताकि नॉमेनक्लेचर्स पे आपकी ग्रिप हो। इसके अलावा 11 केमिस्ट्री की भी कंप्लीट बुक जो है वो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट मौजूद होगी, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स जो हैं इसमें मिस्टेक्स हैं, जैसे कि पहले भी बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें आती रही हैं। टेस्ट एडिशन का प्रॉब्लम ही ये होता है, इसीलिए इसमें टेस्ट एडिशन जो है वो लिखा जाता है। बहरहाल पहला न्यूमेरिकल जो है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है आपसे? बोल रहा है एक रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम्स है। इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर के साथ। आप समझ जाइए, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा करें दो चीज़ों का। इस चैप्टर के अंदर सर्किट जो है वो सर्किट है कौन सा? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, या फिर जिसको हम सिर्फ कहते हैं कि आर सर्किट, या फिर रेसिस्टर और कैपेसिटर वाला सर्किट है जिसको हम कहते हैं RC सर्किट, या रेसिस्टर और इंडक्टर वाला सर्किट है जिसको हम RL सर्किट कहते हैं, या फिर रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर वाला सर्किट है जिसको हम RLC सर्किट कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो देखनी है आपने, वो ये देखनी है कि ये सीरीज़ सर्किट है या फिर ये पैरेलल सर्किट है। ये बुनियादी चीज़ें हैं दो, जिनको आपने जहन में रखना है, तभी न्यूमेरिकल्स को इनको आप हैंडल कर पाएंगे, इवन इसकी थ्योरी को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्लियरली बता रहा है कि सर्किट जो है, ठीक है, इसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और उसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है। रेसिस्टर उसने आपको बताया 20 ओम्स का लगा हुआ है, और कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो 10 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है। AC सर्किट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी उसने दी हुई है आपको 50 हर्ट्ज़, और आपको टोटल इम्पीडेंस जो है वो कैलकुलेट करने की बोल रहा है, ठीक है भाई। तो इसका डेटा ले लेते हैं पहले। प्रॉब्लम 1 और इसका डेटा। रेसिस्टेंस उसने आपको दी हुई 20 ओम्स। नंबर 2, कैपेसिटेंस जो है उसने आपको दी हुई है 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। इसको आप कन्वर्ट कर लिया करें फैरेड में, और ये बहुत ही आसान है। जो भी माइक्रोफैरेड आपको नज़र आ रहा है उसको लिखें इंटू 10⁻⁻⁶ कर दें, ये फैरेड आ गया, ठीक है। माइक्रोफैरेड में नहीं चलता, फैरेड में चलता है। फ्रीक्वेंसी जो है उसने आपको दी हुई है यहाँ पर 50 हर्ट्ज़, और टोटल इम्पीडेंस जो है वो आपसे पूछ रहा है ZT, टोटल इम्पीडेंस। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा? यही वाला लगेगा, इम्पीडेंस वाला। इसमें ये R आ गया और ये x² जो है
वो आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, इसके साथ जेड टी आ जाएगा टोटल इम्पिडेंस, और यहाँ पर क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंडक्टर को भी कैपेसिटर को भी, तो इसमें आप चेंजेस करेंगे कि ये जो है वो कौन सा है, ये सी वाला, इसके साथ सी लगाएंगे छोटा सा, ताकि क्लियरली पता लगे कि ये जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है, फर्स्ट फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फर्स्ट फाइंड एक्स सी, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और ये कैपेसिटेंस जो है ये आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है आपको 10 × 10⁻⁻6 फैरेड ये दी हुई है। अब यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो ये गलती करते हैं, कैलकुलेटर पे अंधा एतमाद करते हैं। थोड़ा सा अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए, कैलकुलेटर की सेटिंग अगर आपकी आगे पीछे हुई तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए आराम से थोड़ा सा मैनुअल कर लें, कैलकुलेटर को भी यूज़ करें और मैनुअल भी कर लें। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है आप कैलकुलेटर पे लिखिए, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास जवाब आता है, ठीक है, उसको आप क्लियर करें, क्लियर करने के बाद बिल्कुल क्लियर कर दें, ऊपर ऑन का बटन होता है ना, उसको दबाएंगे, आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। अब आप 1 लिखिए, डिवाइड का बटन दबाइए और नीचे लिखा होगा ANS आंसर, जो अभी आपका आंसर आया है इस वाली की पे इस वाली की पे आप इस वाली की को प्रेस करें तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा 1 डिवाइडेड बाय आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को आप डिवाइड कर दें वो उस आंसर पे जो कि अभी रिसेंटली आपने निकाला है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का फ़ायदा है। तब देखें आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, इस तरह करेंगे तो इसमें थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है आंसर में। ठीक है भाई, तो आपका जवाब यहाँ पे निकलेगा 318.3 ओम। रिएक्टेंस जो है उसका भी यूनिट जो है ये रिएक्टेंस है। दो किस्म की रिएक्टेंस होती हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, इसका यूनिट भी ओम है। अब आप इस फॉर्मूले को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ पुट ZT, और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, R² प्लस XC²। रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है 20, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं। XC अभी आपने फाइंड आउट किया है 318.3 होल स्क्वायर। अब यहाँ जो बच्चे दोबारा गलती करते हैं कैलकुलेटर को लेके, ये ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि ये रूट जो है, ये 1/2 की पावर है। इसको इस तरह से लिखें, 1/2 की पावर है ये। आपका जवाब अगर सही ना आ रहा हो ना तो थोड़ा सा आप मैनुअल वर्क कर लें। 1/2 की ये पावर है। ठीक है, 1/2 की पावर को आप बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लॉज जो आते हैं, रूल्स जो आते हैं, वो आते हैं ब्रैकेट्स के, और लॉज और रूल्स ब्रैकेट के ये कहते हैं कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए, बड़े ब्रैकेट को बाद में करना है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो है इसका स्क्वायर लें 20 का, इसका स्क्वायर लें 318.3 का, दोनों को प्लस करें, जो जवाब आए उसका आप रूट ले लें, बिल्कुल इस तरह से। ये जो रूट है ना, अब ले लें। तो इसका स्क्वायर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इनके जवाबात को, तब जाके आपका ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसका जवाब देखें आएगा 400 प्लस इसका जवाब जो आएगा 101,314.89 1/2।
101314.89 1/2। अब इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 101714.89। अब रूट ले लीजिए आप, अब रूट ले लीजिए, रूट बनाइए, इसको लिखिए आंसर या इक्वल का बटन दबा दीजिए तो आपके पास जवाब आ जाएगा 101714.89 318.92 ओम। ये टोटल इम्पीडेंस आपने फाइंड आउट कर ली। आपकी बुक में भी यही जवाब है 300। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है आपकी बुक के अंदर, ये इन्होंने पॉइंट नहीं लगाया हुआ, ठीक है। 318 3182 ओम्स लिखा हुआ है, ये 318.2 है, ठीक है भाई। तो हमारे पास 318.92 आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट परफेक्ट कैलकुलेशन है बिल्कुल, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम नंबर 2 डेटा। अच्छा, इसमें क्या बात कर रहा है आपसे? इसमें बात कर रहा है आपसे इंडक्टर का बता रहा है और इंडक्टेंस का बता रहा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का बता रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का बता रहा है। आपको ये बता रहा है कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस जो है 0.5 हेनरी है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज़ है। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपसे कैलकुलेट करने की बोल रहा है। इसका डेटा लेते हैं पहले। इंडक्टेंस आपको पता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.5 हेनरी इसका यूनिट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसने बताया है 100 हर्ट्ज़ है और एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, पहले क्या था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपसे बोल रहा है। फाइंड आउट कीजिए सोल्यूशन इसका। ये रहा इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई फ्रीक्वेंसी और ये एल आ गया। वैल्यूज़ पुट करें, एक्स एल 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस कितना है 0.5, तो एक्स एल जो है वो आपके पास आ जाएगा 314 ओम्स। ये आ गया आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है भाई। आपकी बुक के अंदर क्या जवाब है? 314.16 आपकी बुक में आया है, हमारे पास 314 आया है पूरा, तो लगभग पॉइंट का फ़र्क है, इससे परेशान नहीं हो, आपका आंसर सही है, ठीक है। 3 की तरफ चलते हैं, तीसरी प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम में आपसे कह रहा है, अच्छा ये सर्किट आर एल सर्किट है जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, ठीक है भाई। तो ये आर एल सर्किट है, उसमें रेसिस्टेंस आपको बता रहा है 30 ओम्स है और इंडक्टेंस जो आपको बता रहा है 0.2 हेनरी है। टोटल इम्पीडेंस वो आपको बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए और फ्रीक्वेंसी उसने 60 हर्ट्ज़ जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। तो इसका डेटा बनाते हैं पहले। डेटा रेसिस्टेंस उसने दिया हुआ है आपको कितना 30 ओम, इंडक्टेंस जो है 0.2 हेनरी, टोटल इम्पीडेंस जो है वो आपसे पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी जो है उसने 60 हर्ट्ज़ आपको दी हुई है, ठीक है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये रहा, Z बराबर है √R² प्लस x²। x जो है रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी रिएक्टेंस है, ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, L आ जाएगा इसके साथ। देखिए L इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और यही L यहाँ पर आ रहा है जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
लेकिन आपके पास XL नहीं है। फर्स्ट फाइंड XL, फर्स्ट फाइंड XL, ये फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला XL बराबर है 2 पाई फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस आ जाएगा। XL बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस जो है कितना है आपके पास 0.2, 0.2। सबको एक साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास XL की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 75.36 ओम। ठीक है भाई, अब आप इसको पुट कर सकते हैं। नाउ पुट अब पुट कीजिए इसके अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, दोबारा एहतियात कीजिएगा। पिछले फर्स्ट प्रॉब्लम में बता चुका हूँ कि ये रूट जो लगा हुआ है इसको कैसे टैकल करना है अगर आपका जवाब सही ना आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस जो है वो आपके पास 30 है। ठीक है, और इंडक्टेंस जो है अभी आपने निकाली है 75.36। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इम्पीडेंस जो है वो आ जाएगा 81.111 ओम। इम्पीडेंस का यूनिट भी ओम है। रिएक्टेंस चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो उसका यूनिट भी ओम है। रेसिस्टेंस जो है उसका यूनिट भी ओम है। ठीक है भाई, चौथी प्रॉब्लम की तरफ चलें। चौथी प्रॉब्लम जो है इसमें गड़बड़ है। ठीक है, ये मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं। पहली बात, सर्किट देखें इसके अंदर कौन सा है, RC सर्किट है। ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, रेसिस्टेंस इसने बताया है 50 ओम्स है और कैपेसिटेंस इसने बताया है 20 माइक्रोफैरेड है। और आपसे बोल रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो आप फाइंड आउट कीजिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो आपसे बोल रहा है वो आप फाइंड आउट करें। नंबर 4 इसका डेटा, तो ये रेसिस्टेंस जो है वो 50 ओम है और कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर 20 माइक्रोफैरेड है। इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻6 फैरेड। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसने आपसे बोला है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलें अगर इसके हम, तो हमारे पास XC जो है वो बराबर है 1/2 पाई FC। ये तो XC फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ यूट्यूबर हजरात से भी जो है उनकी वीडियोस को भी देखा है। मैं शर्म झिझक महसूस नहीं करता किसी भी किस्म की। ठीक है, तो मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हैं, उनके सॉल्यूशंस को भी देखा है और ख़ुद भी इसके ऊपर रिसर्च की है। तो उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सपोज्ड वैल्यू ले लें। कहीं बताया गया है कि 50 ओम जो है 50 हर्ट्स जो है वो आप सपोज्ड वैल्यू ले लें। कहीं पर बताया गया है कि 1 हर्ट्स जो है वो आप सपोज्ड वैल्यू ले लें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। मेरा ख़्याल है मसला हल नहीं होगा सपोज्ड वैल्यूज़ से। एग्जैक्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू गिवन इनको देनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं दी। ठीक है, जो कि इन्होंने नहीं दी क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है। इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है, एकेडमीज़, कोचिंग में, यूट्यूब पे, जहाँ पर भी आप देख रहे हो, दोस्त अहबाब में तो मिलें तो ये बात क्लियर कर दें कि यार इसको थोड़ा छोड़ दो। गलत करने से बेहतर है कि फ़िलहाल इसको स्किप कर दो, फ़िलहाल इसको, इस प्रॉब्लम को स्किप कर दो। ये बात तय है कि आपके बोर्ड के पेपर्स बनाने वाले भी टीचर्स ही हैं। ठीक है, तो वो टीचर्स आपके बोर्ड का पेपर जो बनाएंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, तो ये बुक उनके सामने होगी, तो ये बात जानते हैं कि टेस्ट एडिशन है ये।
और इसमें से उन्होंने पेपर बनाना है, तो वो ऐसी किसी प्रॉब्लम को जो कि मुतनाज़ा हो, कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें इशू आ रहा हो, ऐसी किसी प्रॉब्लम को आपको बोर्ड में नहीं देंगे। इस बात का आप इत्मीनान रखें। तो आप आसानी से इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर इसका जब एडिशन आएगा तो उसमें एग्जैक्टली मुझे उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई अपडेट करेंगे वो। ठीक है, तो तजुर्बे करने से बेहतर है कि फ़िलहाल आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, 5वीं प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। डेटा इसका 5वीं प्रॉब्लम के अंदर जो है वो बोला गया है, पहली बात उसने एसी सर्किट बताया है। ठीक है, अच्छा एसी सर्किट कौन सा है? जिसमें रिएक्टर लगा, जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, या जिसमें रेसिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है, या जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, या जिसमें रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका डेटा बता रहा है कि ये एसी सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस जो है वो 40 ओम्स है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम्स बता रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर बात कर रहा है तो यकीनन इंडक्टर की बात कर रहा है इसका मतलब, और रेसिस्टेंस की बात कर रहा है तो इसका मतलब रेसिस्टर की बात कर रहा है। मतलब इस एसी सर्किट के अंदर रेसिस्टर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी बात कर रहा है कि 20 ओम्स है। मतलब इसके अंदर जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, मतलब कैपेसिटर भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये एक ऐसा रेसिस्टर, ये ऐसा सर्किट है जिसको RLC सर्किट कहते हैं। R रेसिस्टर, C कैपेसिटर और L इंडक्टर। इस सर्किट के अंदर रेसिस्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब करना क्या है, इसमें आपसे बोल रहा है कि आप जो है ड्रॉ करें इम्पीडेंस ट्रायंगल। आप इत्मीनान रखें, आपके एग्ज़ाम में ड्राइंग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको मैं वीडियो बना के ड्रॉ वाले इम्पीडेंस ट्रायंगल के ऊपर अलग से वीडियो बना के सिखा भी चुका हूँ कि ये कैसे ड्रॉ होती है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। प्रॉब्लम में आपको एग्ज़ाम में वो ड्राइंग वाला क्वेश्चन नहीं देगा, इसका इत्मीनान रखें। आगे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है। तो टोटल इम्पीडेंस जो है बोल रहा है कैलकुलेट करके बताइए। तो इसका डेटा लिख लेते हैं। रेसिस्टेंस जो है उसने बोला है 40 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसने बोला है 30 ओम है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसने बोला है 20 ओम है। और टोटल इम्पीडेंस जो है वो आपसे बोल रहा है फाइंड आउट करके बताइए। इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, वही वाला, z बराबर है R² प्लस x²। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर x दोनों किस्म की रेसिस्टेंस मौजूद हैं, दोनों किस्म की रेसिस्टेंस मौजूद हैं, तो इसको हम एक और रेसिस्टेंस, दोनों किस्म की रिएक्टेंसेस मौजूद हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको हम xn से रिप्रेजेंट करते हैं, xn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर xn होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट फाइंड xn, सबसे पहले आप xn फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट फाइंड xn। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, थ्योरी में भी ये बात मैंने समझाई थी, ये RLC जो सर्किट है इसके अंदर ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं इनकी आपस में लड़ाई चलती है। ठीक है, और इनकी लड़ाई चलती है तो मतलब इनकी जो रिएक्टेंसेस है उनकी भी आपस में लड़ाई चलती है। तो कभी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जीतती है, कभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीतती है, कम ज़्यादा इनमें मामला हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको xn फाइंड आउट करना है कि टोटल रिएक्टेंस इस वक्त क्या है, तो आपको एक में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला ये रहा XL माइनस XC, XL माइनस XC। अब मैं XL में से XC को क्यों माइनस कर रहा हूँ, XC में से XL को क्यों माइनस नहीं कर रहा, ये वजह है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम है।
तो यहाँ पर जो जीतेगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर फर्स्ट फाइंड एक्स एन, तो यहाँ पर अब ये आ जाएगा एक्स एन बराबर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और एक्स एन बराबर हो जाएगा एक्स एल कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, तो एक्स एन जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 ओम। अब इसको पुट कर सकते हैं, नाउ पुट now put z बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर, वही ये रूट आया हुआ है, एहतियात से काम कीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ। रेसिस्टेंस जो है वो 40 ओम है होल स्क्वायर प्लस 10 होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इम्पिडेंस आ जाएगी 41.23 ओम। ठीक है भाई, क्या आपकी बुक से ये मैच कर रही है? 41.2 ओम्स, जी बिल्कुल मैच कर रही है, यही जवाब। ठीक है भाई, आगे चलें प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। डेटा, पहले इसको समझ लें। ये RL सर्किट है, मतलब इसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है, हाँ मैंने कहा था ना कि दो बातों को जहन में रखना है, सीरीज़ में लगा हुआ है। तो ये RL सर्किट है, रेसिस्टर और इंडक्टर वाला, सीरीज़ में है। रेसिस्टेंस यहाँ पर है 25 ओम्स और इंडक्टेंस जो है यहाँ पर 0.1 हेनरी है। कैलकुलेट फेज़ एंगल बोल रहा है, फेज़ एंगल यानी कि थीटा जो है वो कैलकुलेट कीजिए, एंड इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कीजिए, दो चीज़ों का बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी उसने आपको 80 हर्ट्ज़ दी है। ठीक है भाई, तो इसमें भी थोड़ा बुक से आंसर मिसमैच जो है वो आ रहा है। एंगल की हद तक तो बात सही है, लेकिन जो दूसरा वाला मसला है फ्रीक्वेंसी का वो सही नहीं है। बहरहाल आप डेटा लिखिए। तो रेसिस्टेंस जो है उसने आपको 25 ओम दिया है, इंडक्टेंस जो है 0.1 हेनरी है, थीटा जो है जिसको फेज़ एंगल यहाँ पर कहा गया है, फेज़ एंगल यानी कि थीटा, वो फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी जो है उसने आपको 80 हर्ट्ज़ जो है वो दी है, इम्पीडेंस भी आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले थीटा को ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है फेज़ एंगल का, थीटा बराबर है 10 - 1 XL अपॉन आर, ये फार्मूला होगा XL अपॉन आर। मैं XL क्यों ले रहा हूँ, XC क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी। अगर यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ होता तो यहाँ पर XC आ जाता। ठीक है भाई, वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको भी ज़रा एहतियात से करें। 10 के इन्वर्स को आप छोड़ दें, पहले आप इसका डिवीज़न ले लें तो इसको, लेकिन इसके अंदर भी हाँ XL तो आपके पास है ही नहीं, पहले XL तो फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट फाइंड XL पहले फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, XL का फार्मूला है हमारे पास, XL बराबर है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, इसकी वैल्यूज़ पुट करें। XL बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 80, और इंडक्टेंस जो है हमारे पास 0.1 हेनरी है। तो XL की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50.24 ओम, 50.24 ओम। ठीक है भाई, अब आप ये वाला फार्मूला लगा दें। 10 का जो इन्वर्स है उसको भी आपने नहीं लेना, पहले आप XL अपॉन आर इसको ले लें, 10 का इन्वर्स
अच्छा, एक्स एल की वैल्यू आपके पास क्या है 50.24, अभी आपने फाइंड आउट की है, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस जो है वो 25 है। ये 10 का इन्वर्स लेने का तरीका भी आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। आप इसको बहरहाल इससे डिवाइड करें, मैंने जवाब नहीं लिखा हुआ, 50.24 को 25 से आप डिवाइड कर दें, जो भी आपका जवाब आएगा, जो भी आपका जवाब आए, कैलकुलेटर पे देखें, ऑन की की आपको नज़र आ रही है, इसको प्रेस करें, आपकी स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। अब वहाँ पर देखें शिफ्ट का बटन होगा ऊपर, इसको दबाएं, फिर देखें आगे 10 का बटन होगा, इसको दबाएं। अब कैलकुलेटर पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा 10 का इन्वर्स, कैलकुलेटर पे नज़र आ गया। इसके साथ अब आप क्या करें, आंसर की होगी, उसको आप लिखें और इक्वल का निशान दबा दें, या फिर इसका जो भी आपके पास जवाब आया है यहाँ पर आप लिख दें इसके आगे, इसके जवाब को। तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा, अब जो एंगल आ जाएगा अब आपके पास वो आएगा 63.54, बिल्कुल जो आपकी बुक से मैच कर रहा है, 63.54 डिग्री। ठीक है भाई, ये तो बुक से मैच कर रहा है, लेकिन अगली जो चीज़ है वो बुक से आपकी मैच नहीं कर रही। अगली चीज़ क्या है, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्स एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपके पास 25 स्क्वायर, और एक्स एल जो है 50.2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 56.11 ओम, 56.11 ओम। लेकिन ये आपकी बुक वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा आंसर सही है, बुक में मिस्टेक है। यहाँ पर बुक में जो जवाब आ रहा है 502 ओम्स है, 502 ओम्स आ रहा है, लेकिन ये देखिए, ये वैल्यूज़ रखने के बाद आप ख़ुद देख लेंगे कि यही आपके पास लगभग जवाब आएगा 56.11 ओम। ठीक है भाई, तो ये जवाब सही है। अच्छा, 7 की तरफ चलें। सेवन, प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में। ये पैरेलल आरसी सर्किट है, ठीक है, आरसी सर्किट जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन कैसे लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पैरेलल आरसी सर्किट है, इसमें रेसिस्टेंस उसने 60 ओम्स आपको दी हुई है, कैपेसिटेंस आपको 30 माइक्रोफैरेड दी हुई है। टोटल करंट जो है वो आपसे बोल रहा है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज़, टोटल करंट आपसे पूछ रहा है, और फ्रीक्वेंसी उसने आपको 120 हर्ट्ज़ दी हुई है। इसका जवाब जो इसने दिया हुआ है, ठीक है, वो 60 वोल्ट दिया हुआ है। अब आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। ये पैरेलल आरसी सर्किट है और रेसिस्टेंस इसने आपको दी हुई है, कैपेसिटेंस इसने आपको दी हुई है, करंट आपसे पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़ दी हुई है। क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। ठीक है, और जवाब में इसने क्या लिखा हुआ है, देखें 60 वोल्ट, तो इसमें जवाब इसने दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है, इसने जवाब नहीं दिया हुआ, तो हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे, हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। ये वाली प्रॉब्लम जो है वो भी इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आगे लेके हम नहीं चलेंगे, आप इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, न्यू बुक आएगी जब, वही दोबारा आपको रिपीट कर दूँ ये बात कि दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं जिन्होंने इसको सॉल्व किया है, मैंने देखा है उसको, ठीक है, तो उन्होंने इसका जवाब भी निकाला, लेकिन वही बात है कि मैं रिस्क लेने का कायल नहीं हूँ। 0.1% भी बेहतर ये है कि आपको रोक दिया जाए, सॉरी कर ली जाए कि भाई इसको हम आगे नहीं बता सकते, तजुर्बे करने से बेहतर है जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है,
क्योंकि मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में जो आपका पेपर आएगा, वो जो पेपर आपका टीचर्स बनाएंगे, वो टीचर भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यार ये वाली प्रॉब्लम जो है इसमें गड़बड़ है, ये वाली प्रॉब्लम जो है इसमें गड़बड़ नहीं है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वो आपको एग्ज़ाम में नहीं देंगे, इसका इत्मीनान रखें आप, कि जिसमें ज़रा सा भी थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए मुसीबत बन जाती है फिर। तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे वो। इसमें मिसप्रिंटिंग है, 60 वोल्ट उसने दिया हुआ है, हमें करंट चाहिए, तो इसका जवाब जो है वो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम को भी हमें स्किप कर देना चाहिए और प्रॉब्लम 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब बुक न्यू आएगी, न्यू एडिशन आएगा, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं तब देख लिए जाएंगे। आखिरी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर, ये सर्किट RLC सर्किट है, जिसमें रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इसमें रेसिस्टेंस जो है वो 50 ओम है, इंडक्टेंस जो है वो 0.1 हेनरी है, और कैपेसिटेंस जो है वो 50 माइक्रोफैरड है। रिसोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो आपसे कैलकुलेट करने की बोल रहा है। RLC सीरीज़ सर्किट के अंदर रिसोनेंस होता है, ठीक है, इसका डेटा बना लें। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि रिसोनेंस क्या होता है। जिन बच्चों ने ERQ CRQ वाली वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने दोबारा रिसोनेंस को बताया है कि इसमें क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर रिसोनेंस हो चुका हो, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर चुके हैं। उस वक्त जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो रिसोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इसका डेटा आप लिख लें, और ये वही आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। रेसिस्टेंस जो है उसने आपको 50 ओम दी है, इंडक्टेंस जो है उसने आपको 0.1 हेनरी दी है, कैपेसिटेंस जो है उसने आपको 50 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी 50 × 10⁻⁻⁶ फैरड, और ये F के साथ ये छोटा सा O लग जाएगा। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है हमारे पास 1/2π √LC ये आएगा। इसको भी ज़रा करते हुए ध्यान से कीजिएगा। पहले 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 × 10⁻⁻⁶। ठीक है भाई, तो ये अंडर रूट पहले आप सॉल्व करें, इसका जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करें 3.14 से, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर 1 पर डिवाइड करें, तो रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी आ जाएगी 71.1 हर्ट्ज़। ठीक है, और ये भी लगभग आपकी बुक के आंसर से मैच कर रही है। आपकी बुक में आया है 70.7 हर्ट्ज़ है, जबकि मेरे पास 71.1 हर्ट्ज़ है, तो ये लगभग बराबर ही है। इसकी टेंशन आप नहीं लें। ठीक है भाई, ये चैप्टर भी अल्लाह की रहमत से कंप्लीट हो गया। ख़राबी सेहत की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। ठीक है, दिसंबर तक टारगेट है कि दिसंबर तक ये आपकी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की बुक कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है उसको देखना है, जो न्यू बुक आई है उस पर काम करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।